यस, गुड इवनिंग भाई लोग, देवियों, सज्जनों। ये वाला चैप्टर जो है, इससे पहले की सीरीज से अपनी बात हुई थी कि जिन लोगों ने वो पढ़ रखा है वो जरूर से पढ़ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैंने एक पीडीएफ डाली है ग्रुप के अंदर, तो आपने देखी होगी। उसमें चरक सुश्रुत वाग्भट का कंपेरेटिव है। इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे अपनी पीडीएफ को। चलिए, एक ग्रुप में मैसेज डाल देना, क्लास स्टार्ट हो गई व्हाट्सएप वाले। कई बैठे वेट कर रहे हैं कि अभी तक मैसेज नहीं आया, है ना। देखिए क्या लिखता है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये सुश्रुत दादा का श्लोक, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम किसने कहा? सुश्रुत। आप लोगों को पता हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये चैप्टर है आपके फिजियोलॉजी में, दोष धातु मलों की क्षयवृत्ति, और सेकंड ईयर में है आपके पैथोलॉजी में, मतलब रोग विकृति में, और थर्ड ईयर में आपके काय चिकित्सा। फर्स्ट, ऑलमोस्ट फर्स्ट का तो 70 नंबर का पोर्शन ये है। तो जो भी फाइनल ईयर वाले हैं जरूर ध्यान दें इस पे। पीजी वालों को तो कहने की जरूरत कहाँ है। देखिए क्या लिखता है, वायु पित्त कफश त्रयोदोषा समास। ये श्लोक किसका है? वाग्भट। त्रयो आ जाए तो वाग्भट, और वात पित्त कब सीधे लिखा है बिना त्रयो के तो चरक, और वात पित्त श्लेष में लिखा है तो सुश्रुत। आगे बढ़ते हैं, कहता है वाग्भट का एक और श्लोक, रस असृग मास मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातु सप्त दुष्य। धातुओं को दुष्य भी वाग्भट नहीं कहा है, ठीक। वाग्भट का एक और फेमस श्लोक है, ऊर्ध मूलम अधे शाखम ऋषम पुरुषम विदु मूल प्रहारिणस तस्माद रोग शीघ्र तरम। मिला। ये कोटेशन भी वाग्भट का। ये कहता है ऊर्ध में जिसके मूल है, ये जटाएं मूल, और शाखाएं आत्माओं मूल से नीचे। तो इसका मतलब आदमी पेड़ पौधों कंपेयर में उल्टा होता है, पेड़ पौधों में जड़ें नीचे। ये श्लोक भी किसका है? वाग्भट का। ये रेफरेंस आता है इस श्लोक का। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है पहली बार सुन रहे हैं तो गौर सुनिए। देखिए, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, इन तीनों ने ही इस बात को माना है कि वात पित्त और कफ, इनके 5-5 भेद होते हैं, ठीक है। ये तीनों ने माना है। अब अगली बात सुनिए, इन 3 भेदों में से भी चरक संहिता में सिर्फ वात और पित्त के 5 भेदों के नाम लिखे। सॉरी, चरक में सिर्फ वात के 5 भेदों के नाम लिखे। सुश्रुत में वात और पित्त, इन दोनों के नाम लिखे। और वाग्भट ने ये देखा कि यार चरक ने भी बोला 5 है, सुश्रुत ने बोला 5 है। इवन वाग्भट, वो चरक और सुश्रुत ने इनके कर्म बता दिए कि कफ के ये 5 भेद होते हैं, उनका ये कर्म है। जैसे चरक ने पित्त के भेदों का नाम नहीं दिया और कफ के भेदों का नाम नहीं दिया, तो सुश्रुत संहिता में वात और पित्त दोनों के भेदों के नाम विद काम है। चरक में ओनली वात के 5 भेद पढ़ते अपन, वात व्याधि अध्याय के अंदर। वाग्भट ने जब देखा कि कार्य तो दिए पर नाम नहीं, तो उसने कार्य के आधार पर नाम लिख दिया। जैसे एक कोई कप था जो इंद्रियों का तर्पण करता था, उसका नाम तर्पक रख दिया। तो चरक संहिता में ओनली वात के भेदों के नाम, ठीक। सुश्रुत संहिता में वात तथा पित्त के भेदों के नाम, और वाग्भट में वात पित्त और कफ तीनों के भेदों का नाम। बात समझ में आ गई? सही प्रश्न क्या होगा कि वात और पित्त के भेदों के नाम किस संहिता में लिखे? आंसर जाएगा सुश्रुत वाग्भट दोनों। समझ रहे हो? और प्रश्न आ गया वात के भेदों के नाम किस आचार्य ने बताए? चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों। और प्रश्न आ गया कफ के भेदों के नाम किसने बताए? ओनली वाग्भट। बात समझ पा रहे हो? तो भेद 5-5 तीनों ने माने, लेकिन 5 भेदों में भी वात के 5 भेदों के नाम ओनली चरक ने अपनी संहिता में मेंशन किया, पित्त और कफ के भेदों के नाम नहीं दिए। सुश्रुत संहिता में वात और पित्त दोनों के भेदों के नाम तो मिलते हैं,
लेकिन कफ के 5 भेदों के कार्य मिलते हैं, लेकिन उनके नाम नहीं मिलते। ठीक, अब 5 प्रकार की वायु देखो। पांच प्रकार की वायु जो है उसके संदर्भ लिखता है प्रस्पंदनम उद्वहनम। अगर आपको श्लोक में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में इसका वैसे ही टुकड़ा दे रखा है, पूर्ण, विवेक और धारण। वायु पंचदा प्रविभक्तम शरीरम धारण। 5 प्रकार की वायु है और ये शरीर का धारण करती। विमर्श में क्या लिखा है? व्यान, उदान, प्राण, समान, अपान, पंच भेदा। फिर प्रस्पंदन का संबंध किससे कर दिया? व्यान से। फिर उसके बाद में उद्वयन का किससे कर दिया? उदान से। फिर पूर्ण का किससे कर दिया? प्राण से। फिर विवेचन का कर दिया समान से, और फिर धारण का कर दिया अपान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है पित्त के 5 भेदों के बारे। अब तक नाम नहीं बताए इसने, अब तक तो खाली कर्म ही बता रहा है। ये तो विमर्श में मैं आपको वैसे ही कोरिलेंस बता रहा। राग भक्ति तेजो मेदा उष्म कृतम पित्तम पंचदा प्रविभक्तम अग्नि कर्मणा अनुग्रह करो। क्वेश्चन आता है किसके लिए? पित्त के 5 भेदों के लिए। और वैसे ही वात के लिए पूछ सकता है, शरीर धारित्य वाला किसके लिए? वात के 5 भेद। जैसे विमर्श में लिखा राग कृत तो रंजक हुआ, पक्ति मतलब पाचक, फिर तेजो, तेजो कौन सा होता है? आलोचक। फिर मेधा किससे संबंधित? साधक। और उष्म कृतम कौन सा? भ्राजक, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्रकार के कफ। संधि संश्लेषण 1, स्नेहन 2, रोपण 3, पूर्ण 4, बल और स्थिर 5। अब जो संधियों में स्थित होता है उसको श्लेषक कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो गया क्लेदक जो आमाशय में होता है। तीसरा हो गया तर्पक जो इंद्रियों का तर्पण करता है, स्नेहन करता है। चौथा बोधक जीवा के अंदर। एक और बताओ, अवलंब। ठीक है, उदक कर्मणा अनुग्रह करोति। शरीर में उदक संबंधित जितने भी कार्य कौन करता है? कफ के 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यहां से चालू किया था अपन ने। दोष हो गए तीनों। धातु रस तुष्टि प्रीणनम रक्त पुष्टि च करोति। रस धातु जो है वो तुष्टि करता है, प्रीणन करता है और रक्त की पुष्टि करता है। बिकॉज रॉ मेटेरियल ऑफ रस, रक्त इज रस। रस जो है उसी से तो रक्त बनता है। तो सुश्रुत संहिता का ये ट्रेंड है धातु में कि पिछली धातु के कार्यों में अगली धातु की पुष्टि लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा रक्त पुष्टि, ये किसका कार्य है? रस का। रक्त में लिखता है मांस पुष्टि, मिला। और मांस में 2 चीजों की पुष्टि लिख दी, शरीर और मेद दोनों की। शरीर पुष्टि मेदश्च, मिला। फिर मेद के लिए क्या लिखा? पुष्टिम अस्थना, मिला। अस्थि के लिए क्या लिखा? मज्जा पुष्टि। मज्जा में क्या लिखा? शुक्र पुष्टि। मतलब अगली धातु की पुष्टि, ये पिछली धातु का कार्य है। ये एक पैटर्न है सुश्रुत संहिता का। तो रस तुष्टि, रस तुष्टि करता है, रक्त की पुष्टि करता है, प्रीणन करता है। ठीक, अब रक्त के कार्य, कलर ब्लड देगा, मांस की पुष्टि करेगा, और जीवन है जीवियति। रस रक्त, अब मांस की बारी। मांस शरीर पुष्टि और मेद पुष्टि। मेद स्नेहन स्वेदन दृढ़त्व, इंपॉर्टेंट है। मेद दृढ़तादायक है, दृढ़त्व। पुष्टिम अस्थनाम च, और अस्थियों की पुष्टि। अस्थि देह धारण, इंपॉर्टेंट है।
और मज्जा की पुष्टि। मज्जा एक तो शुक्र पुष्टि करेगा ही करेगा, मज्जा का एक कार्य। तो 3 है प्रीति स्नेह बल। आगे देखो एक और कार्य, पूर्णम अस्थनाम च करो। और अस्थियां खोखली होती है, अंदर कौन रहती है? मज्जा। शुक्र धैर्यम चव्वनम प्रीति देह बलम हर्ष बीजार्थ। बीजार्थ वही आगे वाला गर्भ के संदर्भ, हर्ष मैथुन के संदर्भ में। और शुक्र अगर पुष्ट है तो सारी धातुएं शरीर की बढ़िया होगी, तो देह बल का हुआ। और शुक्र पुष्ट है तो ये पेशेंट या ये पर्सन पक्का ये है कि माल न्यूट्रिशन में नहीं होगा। तो इसमें एजिंग की प्रोसेस स्लो होगी, क्योंकि जितना माल न्यूट्रिशन उतनी एजिंग ज्यादा, जितना एग्जर्शन उतना ही बुढ़ापा जल्दी। चव्वन प्रीति और धैर्य। धैर्य का मतलब है स्थिरता स्वभाव में। तो शुक्र तक धातुओं की पुष्टि है, इसका मतलब धातु जन्य वात का कोई प्रकोप नहीं है। और वात अगर ओके है तो धैर्य होना ही होना है। प्रीति ये मैथुन के संदर्भ में ही है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे क्या कहता है। पुरुष मतलब 3 प्रकार के जो मल है उनकी बात होगी। 2 धातु मल। पुरुषम डॉट 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 उपस्तंभम वायु अग्नि धारणम च। डायरी में लिखना है। और हिंदी में भी पूछा जाता है, वायु अग्नि का धारक है पुरुष। उपस्तंभ जैसे आप देखते हो एक्सट्रीम कहीं पर वीकनेस आ जाए तो शरीर का मल ही उसका बल होता है, राजयक्ष। तो उपस्तंभ सहारे के अर्थ। नेक्स्ट मूत्र क्या करेगा भाई? एक तो बस्ती का पूर्ण करेगा, एक लिखा विक्लेद्रक या विक्लेदक। अब समझ में आएगा क्या है। नेक्स्ट स्वेद क्लेद त्वक सोकुमार कृत। 2 शब्द है, बोलो क्या? एक होता है क्लेद वहन और एक होता है क्लेद धारण। वहन का मतलब बहना, तो मूत्र और स्वेद में से ज्यादा तो मूत्र ही बहेगा शरीर के क्लेद को शरीर से बाहर निकालने। और ये वाला क्लेद त्वचा के ऊपर होता है तो शरीर पर ही धारण होता है, तो ये स्वेद है। यहां लिखा है बस्ती पूर्ण विक्लेदक, तो आप ऐसे याद रखो क्लेद प्लस वी है मतलब वहन है तो भी मूत्र है, और वी प्लस क्लेद है तो भी मूत्र। मतलब क्लेद के आगे या पीछे वह आ गया तो उस वह से आपको बहाना ही है, मूत्री करना। ठीक, यहां लिखा है क्लेद त्वक। अब क्लेद धारण किस पे होता है? त्वक। तो क्लेद के साथ त्वक आए तो भी स्वेद है और क्लेद धारण आए तो भी स्वेद है। डायरी में लिखना इस चीज कि क्लेद वहन इक्वल टू वी क्लेदन इक्वल टू मूत्र। क्लेद धारण इक्वल टू क्या था? क्लेद त्वक सोकुमार। अब सोकुमार मतलब सॉफ्टनेस, तो जितना स्वेटिंग ज्यादा होगी स्किन उतना ही सॉफ्ट रहेगी। जैसे सर्दियों में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आया था BHU 2015 में। रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भ कृतम च। टुकड़ा था रक्त लक्षणम आर्तम डॉट डॉट कृतम च। ऑप्शन था रस कृतम च, गर्भ कृतम च, ऐसे। मतलब बच्चा देना चाह रहा था कि रक्त के लक्षणों वाला आर्तव। अब बच्चा गलती क्या कर सकता है कि रक्त कृतम च, वो रस कृतम से ऐसे समझ ले कि रस से उत्पन्न। इसका मतलब ये नहीं, ये किसको उत्पन्न करता है? आर्तव, गर्भ। गर्भ कृतम च, आर्तव का मतलब यहां पर ओवम से है।
तो गर्भ कृतम चाहिए होगा ना, आगे लिखता है गर्भो गर्भ लक्षणम, फिर लिखता है स्तन्यम स्तन्योर पीनत्वम जननम जीवनम चयति। बहुत ध्यान देना इसमें। अगर लैक्टेशन की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर रही तो जो माता है उसके स्तनों की साइज बढ़ेगी, जितनी फीडिंग होगी उतनी, उसको पीनत्वम कहते हैं। स्तनों स्तन्योर पीनत्वम, प्लस इस पीनत्वम का फायदा किसको मिलेगा? बच्चे। तो उस बच्चे के लिए जीवन कौन? स्तन। अभी जीवन को देख के रक्त मत कर देना। स्तन्योर पीनत्वम जननम जीवनम चैति, ठीक है, ये स्तन्य के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट दोषों का क्षय। अभी अपन ने क्या पढ़ा? दोष धातु मल, और मल के अलावा जो उपधातुओं में जैसे स्तन्य है, आर्तव है, इनसे इनके सामान्य कार्य पढ़े, ठीक है। अब पढ़ेंगे इनका क्षय, वात क्षय के लक्षण। ध्यान देना, आपको ये वात क्षय दिख रहा है और इसके प्रपोजनल में अगर सोचा जाए तो ये कफ वृद्धि है, मतलब ये अतिव्रंगण की स्थिति है, यही तो मतलब हुआ। अब अतिव्रंगण में ये सब होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। पढ़ो एक बार, मंद चेष्टा कफ वृद्धि में होगा। अल्पवाक, अप्रहर्षव मतलब उत्साहहीनता, मूड संगत। जैसे तुम आधा किलो दही की लस्सी पी लो, उसके बाद में उतना कॉन्शियसली नहीं पढ़ पाओगे, उतना फास्ट काम नहीं कर पाओगे, आलस आएगा, पढ़ने का मन करेगा लेकिन उतने उत्साह से बुक नहीं निकालोगे। समझ पा रहे? दूसरे तरीके से सोचो, नर्वस सिस्टम है ये। तो ये मोटर न्यूरॉन डिजीज होगी वातशय का मतलब। अब न्यूरॉन ही काम नहीं कर रहे, जैसे पार्किंसनिज्म वगैरह में होता है। मंद चेष्टा, अल्प वाकम, अप्रहर्ष, मूड संगत, जैसे एल्जाइमर में होता है। एल्जाइमर कहना ज्यादा ठीक है। एल्जाइमर में हर चीज धीरे धीरे क्या होने लगती, लॉस होने लगता है। तो मंद चेष्टा, अल्प वाक, अप्रहर्ष, मूड संगत लक्षण है किसके? वात क्षय के। ऑप्शन में कफ वृद्धि भी आएगा, लेकिन आपको आंसर क्या करना है? वात। और वो कब समझ में आएगा? ये तो आपको समझाने के लिए है कि शरीर के अंदर कोई चीज 100 है, मान लीजिए वात 33 है, फिर 33.33, ये रेशियो रहता है, तब तो ये साम्य अवस्था में है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब ये हो गए 13, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 53 हो गया। लेकिन यहां आंसर इस बात से जाएगा कि 33 से 13.5 होने पे क्या क्या हुआ। वो अलग बात है कि 53.5 से भी कुछ हुआ है, वो इससे इसी में मिल रहा है, लेकिन आपको आंसर करना है 13.5 के हिसाब से। तो ये एल्जाइमर समझ के करोगे तब होगा। मंद चेष्टा, एल्जाइमर तो समझते हो ना? नहीं समझे गूगल करना आज जाके। हाँ भाई, डिमेंशिया एक तरह का। तो आदमी चलने फिरने में धीमा हो गया, बोलने में धीमा हो गया, जिंदगी में कोई उत्साह नहीं रहा, अप्रश और मूड संगीतता, ये गारंटी है डिमेंशिया। चीजें भूलना, समझ पा रहे? नेक्स्ट, पित्त क्षय। पित्त के शरीर में 2 मेजर काम। पहला, खाने को पचाना, दूसरा स्किन को कलर देना, स्टूल को कलर देना। हर चीज का कलर से संबंध पित्त से है। मंद उष्म अग्निताम निष्प्रभत्वम च, मंदोष्मा और निष्प्रभत्व। अब कई बार ऐसा होता है कि मंदोष्मा देख कर आप लगता कफ वृद्धि है, लेकिन निष्प्रभत्वम थोड़ी आएगा। प्रभा,
कॉम्प्लेक्शन, इसका संबंध पक्का किससे? पित्त से। अगर पित्त और रक्त को कोई अपने शरीर में बैलेंस कर ले तो जिंदगी में कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि सारा स्किन का खेल किसका है? इनका। क्योंकि ब्लड में जो भी गड़बड़ होगी वो कहां दिखेगी? स्किन। आगे लिखता है श्लेष्म से रुक्षता अंतरदह आमाशय इतर श्लेष्माश्य सुन्नता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रुक्षता तो होना स्वाभाविक है। एक शब्द लिखा है अंतरदह। कफ के शरीर में दो मेजर काम है, स्निग्धता और शीतता। कफ गया, स्निग्धता गई, रुक्षता आ गई। कफ गया, शीतता गई, बर्निंग स्टार्ट। थोड़ा और समझो, अगर कफ क्षय हुआ तो स्टमक की म्यूकोजल लिनिंग जो है वो थिन होएगी, पतली होने लगेगी। वो पतली होते ही HCl अपना खेल दिखाना चालू कर देगा, तो इंटरनल बर्निंग स्टार्ट। जब तक कफ प्रॉपर अमाउंट में है, वो प्रोटेक्टिव लेयर जो लेयर है वो प्रॉपर थिकनेस के साथ रहेगी अंदर, क्योंकि HCl तो इतना खतरनाक है कि अगर वो म्यूकस लेयर नहीं हो तो स्टमक को पचा दे। अरे एसिड ही तो है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रुक्षता अंतरदा। और एक चीज और लिखिए, आमाशय के अलावा कफ के दूसरे स्थानों पर तो कफ की शून्यता ही हो जाती है। तो तालाब सूख रहा है, फिर भी लास्ट में पहने में थोड़ा सा पानी उसके सेंटर में रहता है, लेकिन पहले जितना सेंटर वाला पार्ट भरा हुआ रहता था उतना तो अब सेंटर वाला पार्ट ही भरा हुआ नहीं। तो अंतरदा इसी वजह से है। रुक्षता अंतरदाह आमाशय इतर श्लेष्माश्य सुन्नता। और आगे लिखा संधि शैथिल्य। ये संधि शैथिल्य समझाऊंगा, ध्यान देना इसमें। तृष्णा दौर्बल्य प्रजागरण। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर कफ क्षय हुआ है तो शरीर में सौम्यांश की कमी हुई, प्लस रुक्षता के कारण वात की कमी हुई। वात बड़ी है, रुक्षता बड़ी है, तृष्णा होनी ही होनी, क्योंकि तृष्णा की उत्पत्ति वात पित्त से होती है। अंतरदाह बता रहा है कि पित्त भी बढ़ रहा है, रुक्षता बढ़ा रही है, वात बढ़ रही है, तो तृष्णा होना ही होना। और अपन ने पढ़ा था चरक संहिता में, चरक सूत्र 17, कि कफ प्राकृत अवस्था में शरीर का बल है, तो दुर्बल होना स्वाभाविक है। दुर्बल बल की कमी, कफ गया बल गया। अगले लिखा प्रजागरण। और आज की जो जनरेशन है उसमें जो ये लेज कुरकुरे वाली जनरेशन है ना, उनमें एक्चुअल कंडीशन यही है। बल नहीं होने का कारण क्या है? कि उनके शरीर में जो कफ बन रहा है वो विकृत है, क्योंकि उनके शरीर में जाने वाली फैट के नाम पे सिर्फ पामोलिन ऑयल खाते हैं। बिस्किट हो, नमकीन हो, चाहे चिप्स हो, कुरकुरे हो, सब जितना सस्ता तेल उतना घटिया, और शरीर में जाने वाला स्नेहांश ही घटिया है, तो फिर उसका शरीर बलवान कैसे हो? और जहां पर भी बॉडी में जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में म्यूकस लेयर होती है ना, वो हर जगह प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है। अब मान लीजिए बॉडी का एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम है, और इसके शरीर के अंदर जो म्यूकस लेयर बनी है बचपन से जो ये खा रहा उसके अंदर की वैरायटी और क्वालिटी वो है ही नहीं जो नेचुरली जो फैट खाने से होनी चाहिए थी। तो ये उस ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी? खुद के शरीर के एंजाइम्स जो है, जो एंटीजेंस के लिए होते हैं, वो आपके शरीर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं और उनको निपटा रहे हैं। इसी को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। खुद की बॉडी खुद को ही खत्म करे, यही तो क्या है? ऑटो इम्यूनिटी है। तो प्रेजेंट टाइम में ऑटो इम्यूनिटी का कारण ये भी है, गर्विश दूषी विष प्रिजर्वेटिव ये तो है ही, ये तो सब उस लेयर के अंदर के होल है, तो उस लेयर के अंदर जाके और उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में फैट कंजप्शन है ऑयल के नाम पे, वो सबसे गड़बड़ है, और इसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। यंग एज में कार्डियक इवेंट होना बहुत कॉमन हो गया है।
अपन इसको कोविड से कोरिलेट करके देख रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन से हुआ होगा, कोरोना की वजह से हुआ। मान लेते हैं कि उसकी वजह से इस वाल पर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी चेंज हुई है। ऐसा कहते हैं कि खून गाढ़ा होने लग गया आफ्टर कोविड। लेकिन यार ऐसी इससे खतरनाक वायरल डिजीज तो पहले होती थी, बैक्टीरियल डिजीज होती, लोग निमोनिया से मर जाते थे, टीबी से मर जाते थे। फिर भी उनकी अंदर का बल, मतलब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है वो स्ट्रांग होती थी क्योंकि घानी का तेल खाते थे और घर का घी खाते थे, गाय भैंस का। अब आप अगर अनुमान लगाओ ना तो पूरे हिंदुस्तान में जितना घी है उतना घी पूरी दुनिया की गाय भैंसों को मिलाने से भी एक साल में नहीं बन सकता जितना हिंदुस्तान में बिक जाता है। इसका मतलब मिलावटी हो रही है। दूसरा ऑयल, ऑयल के नाम पे अपनी कई बार बात हुई है कि रिफाइंड की आप प्रोसेस देखना जब भी आपको टाइम मिले। रिफाइंड जो है एकदम ट्रांसपेरेंट है, उसको अपने पास में पहुंचने से पहले हैवी मेटल्स, निकल जैसी चीजें उसके अंदर डालते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सरसों का गाढ़ा तेल है, आज अगर आप ध्यान से देखना सरसों का तेल भी ट्रांसपेरेंट आता है, भले गाढ़ा हो, पर उसके अंदर जो गाढ़ी वाले तेल में एक गाद होती है, मतलब किट भाग जैसा होता है उसमें, जो उसी का कचरा होता है जिससे वो बना होता है। तो रखते ही जम जाता है वो, 2-4-10 दिन बाद बर्तन नीचे जम। किसी सरसों तेल की बोतल नीचे सरसों जमी हुई देखी? फर्क समझो। फर्क ये है कि खाने लायक ऑयल कौन सा है जिसके नीचे वो जमे। अगर वो नहीं है, इसका मतलब मेटल्स डाल के, डिटर्जेंट डाल के और HDL से रिलेवेंट जितनी भी फैट थी उसको अलग कर दिया। अब ये ओनली LDL और VLDL है। केरोसिन जैसा तेल आता है आजकल सोयाबीन का, और ऐड क्या देते हैं कि कम चिपचिपा। अरे नुकसानदायक है कम चिपचिपा, क्योंकि गुड फैट तो गई। और पता गुड फैट से क्या बन रहा है? साबुन बन रहा है। क्योंकि जो उसमें से निकलता है उसका क्या चर्बी है होती है, वो चर्बी डिटर्जेंट में, साबुन में यूज। तो खाने वाला तो धोने के काम आ रहा है और धोने वाले को बोतल में डाल के खा रहे हैं, इसलिए उल्टी गंगा बह रही। समझ पा रहे हो? तो ये जो संधि क्षेत्रल्य है ये कफ क्षय का लक्षण कैसे, इस पे विचार करते। देखो मान लो ये कोई 2 बोन्स हैं और ये जो रेड कलर में अब मैं बना रहा हूं ये इनके ऊपर का कार्टिलेजस पार्ट है। ये ठीक है, ये हेल्दी है, पांव सीधा है तो आपस में इनके कॉन्डाइल पार्ट जो है वो टच करेंगे। जैसे ये मुड़ेगी तो दोनों कॉन्डाइल पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। अब इनके बीच में जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं वो कौन है? साइनोवियल फ्लूइड। क्लियर है? और जो एक ये वाला कलर है अगर आपको दिखे तो ये ग्रे सा, इससे मैं इस जॉइंट के चारों तरफ के लिगामेंट जो है वो बना रहा हूं। ठीक, ये लिगामेंट इस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये जॉइंट अपनी नेचुरल पोजीशन में है। जैसे ही साइनोवियल फ्लूइड कम होगा तो दोनों कार्टिलेज के बीच में ग्रीसिंग एजेंट हट जाएगा। ग्रीसिंग एजेंट हटने का मतलब है फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ने का मतलब है इरोजन बढ़ जाएगा, आपस में घिसने लगेगी। घिसते घिसते ये दोनों कार्टिलेज तो लगभग खत्म हो जाएगी। अब बोन्स आपस में घिसना चालू होगी और पेशेंट इस टाइम तक लगभग 20 से 25 किलो पेन किलर खा चुका होगा
इस कंडीशन में पहुंचते, एक सुबह एक शाम, समझ रहे हो। अब ये कंडीशन से बोन आपस में घिस रही है, इसको पहुंचने में 7-8 साल लग गए। एक साल में 365 दिन, ठीक, एवरेज माने 350 तो साल की 700 टैबलेट पेन किलर सुबह शाम ले तू, ठीक है। 700 इंटू 8 साल कर दो, ये मतलब 700 इंटू 8 कितनी, 6-7 हजार टैबलेट खा गए दर्द की। अब इसके दर्द की टैबलेट भी काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि अब बोन्स इतनी खतरनाक तरीके से आपस में घिसी कि बोन की कंडीशन कैसी है, बोन की कंडीशन है और ये जो मैं अब रेड बना रहा हूं ये सब बोन के ऊपर घाव होने लगे, यहां पस पड़ेगी, सेप्टिक हो जाएगा, रोस्ट कंडीशन में चला गया पेशेंट। इससे ज्यादा खराब कुछ हो ही नहीं सकता किसी जॉइंट के साथ। अब आप ध्यान से देखो, मैं मार्क कर रहा हूं लिगामेंट्स वगैरह जो है उनके साथ में, कि पहले वाला जो जॉइंट था उसमें एक बोन यहां थी और एक बोन यहां थी, तो दोनों के बीच का गैप कितना था, इतना। एक ही चीज हुई, क्या हुआ, कफ क्षय, मतलब साइनोवियल फ्लूइड बनना बंद हुआ, उससे इन दोनों के बीच का गैप है ही नहीं, लगभग खत्म। जब ये गैप खत्म होगा तो जो लिगामेंट इतने खींच के रहते थे दूर दूर और इस जॉइंट की सिमेट्री को बना के रखते थे, वो पास में आ गए। पास में आते ही ये लिगामेंट ऐसे हो गए, यूजलेस, ढीले हो गई, शिथिल। कैसा लिखेंगे यार, गलत लिख गया। कारण दोनों के बीच का गैप कब, अब ध्यान से देखना, एक्चुअल में यहां शिथिल कौन हुआ है, संधि। इस तरह से ये प्रूव होता है कि RHS इक्वल टू, कफ से क्या होता है, संधि। बात समझ में आई? चल, इसको नहीं समझ में आया वीडियो 3 बार देखना, पर आएगी गारंटी, और किसी किताब में नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी है। चाहे कोई सी गाइड ले आना, चाहे कोई से नोट ले आना, पर किसी किताब में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते, एक लिखा प्रजागरण, ये तो तुम्हारा गुण है, प्रजागरण मतलब जागरण, तुम इसके विपरीत गुणी हो। भर भर के खाते हो, भर भर के सोते हो, कब बढ़ता है, फिर बोलते हो आंख नहीं खुलती है ना। अति निंद्रा तंद्रा कराना, इसका कारण कफ, ज्यादा सोने से कफ बढ़ गया, अब तुम जाग के भी सोए सोए, है ना। नेक्स्ट, चिकित्सा। सुश्रुत बहुत शानदार सेंटेंस लिखता है ये वाला, जैसे तुम मेरे से इंडिविजुअली पूछते हो कब, जब मैं कॉमन में एक जवाब देना शुरू कर देता हूं कि जो टेस्ट देगा क्लास लेगा वो सिलेक्ट होएगा, ये वो सेंटेंस है कि सर सिलेक्शन कैसे होएगा, सिलेक्शन ऐसे होएगा। फिर तुम इसकी व्याख्या करवाना चाहते हो तो तुम या तो पर्सनली फोन करते हो या पर्सनली रुक के पूछते थोड़ा सा, ऐसे क्या कर रहे हो इससे मजा नहीं आया। सुशील के पास टाइम नहीं था, टाइम था ही नहीं उस पास। उसने कहा जिसको बढ़ाना है उसकी जैसी चीजें खिला दो, ये सब के शय की चिकित्सा। अब ये सिंगल आंसर करना हो तो किसका करोगे, दो शय का
ये तो मतलब हुआ। लेकिन सुश्रुत रुकेंगे नहीं, सुश्रुत यहां रुकेंगे नहीं, सुश्रुत आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। रस शय, वो 18 प्रकार के शय वाला पढ़ना आज पर्चा जाके, उसमें ये सब लिखा हुआ है। रस शय हृत पीड़ा, रस का स्थान हृदय। धातु शय हुआ तो जिस जगह जो स्थान है वहां पर पीड़ा होनी स्वाभाविक। रस शय हृत पीड़ा, कम सुन्नता तृष्णा। ध्यान दीजिए, जल के जैसे गुण होते हैं रस के, सौम्यांश जिसको अपन कहते हैं। तो रस कम तो भी तृष्णा, और कफ कम तो भी तृष्णा, क्योंकि रस से ही कफ बनता है। रस का मल कफ है। एक है कंप और शून्यता, ये जिसको महसूस करना वो 4 टाइम रोटी नहीं खाएं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाथ पांव में कंपन, तुम्हारे कंपन तो होंगे नहीं, तुम तो सीधे शून्य में जाओगे। तुम 6 घंटे रोटी नहीं खाओ और तुम्हें कोई कह दे कि अगले 6 घंटे नहीं मिलेगा, तुम वहीं बेहोश हो जाओ। तुम वो लोग हो जो सिर्फ इसलिए जीवित हो कि खाना खाना है ना। तो रस शय से कंपन और शून्यता हो सकती है ना। और मैं तुमको इसका मॉडर्न अगर कोरिलेशन समझाऊं रस शय का, तो देखो आप जितना लंबा फास्टिंग करोगे और तुम्हारे स्टमक को आदत है हर 3 घंटे के अंदर माल खाने की, कि इतनी देर हो गई, 10 बिस्किट तो आने चाहिए थे। अब वो आदमी खा नहीं रहा पिछले 15 घंटे से, और इधर HCL की फैक्ट्री तो चालू है, क्योंकि पैदा हुआ तब से इसने 3 घंटे तो इसने होने ही नहीं दिए कभी। अब HCL भरेगा अंदर, तो HCL इंड्यूस जो मतलब एसिडिटी इंड्यूस जो पेन होता है वो एग्जैक्टली हार्ट वाली जगह पर ही होता है। कई तो भग के आ जाते हैं, हार्ट अटैक हो गया, बिस्किट दे दो, समझ रहे हो। तो ये हृत पीड़ा वही है। और आप विश्वास नहीं करोगे, पिन पॉइंट पेन होता है इसका भी। लेकिन मूर्ख होते हैं ना, उनको ये नहीं पता हार्ट सेंटर में दर्द उसके सेंटर में हो रहा है, वो पकड़ के यहां से आता है कि लेफ्ट हैंड साइड में है हार्ट। तो ये फिल्मों में सुना है और फिल्मों में यही दिखाया। तो हृत पीड़ा, कम शून्यता और तृष्णा ये कब होंगे? रस है, शोणित है। हमारे हिंदुस्तान की सभी झांसी की रानियां लगभग क्या है, इससे पीड़ित है। पीड़ित है ना। इसके 2 कारण हैं। एक, कुदरत ने शरीर ऐसा बनाया स्त्री का। दूसरा, स्त्री खुद का गुस्सा हैंडल नहीं कर पाती है ना। और क्रोध, शोक, भय, चिंता, इनके बाद में चाहे तुम पथ्य खा लो तो भी काम नहीं बनेगा। अब त्वक पारुष्य पहला सिम्टम जो पूरी दुनिया की महिलाओं में ज्यादा मिलता है। इसीलिए पूरी दुनिया के कॉस्मेटिक का 95% टर्नओवर और पति या दोस्त या मम्मी पापा के टोटल इनकम का लगभग 20 से 30% हिस्सा इन कॉस्मेटिक वालों के पास पहुंचता है। किसी के ड्राइनेस, किसी के पिंपल्स, किसी के ब्लैकहेड्स, किसी के झाइयां। अरे अंदर खराबी है, लीपा पोती से काम नहीं चलेगा, गुड़ूची पीनी पड़ेगी, मंजिस्ता खानी पड़ेगी, त्रिफला लेना पड़ेगा। इस दीवार के अंदर तुमने मिट्टी डाल रखी है और इसमें रोज दरारें आ रही है, और तुम लेके और व्हाइट प्लास्टर। भाई अंदर खर्चा कर, खोल इसको ऊपर से, इसके अंदर माल डाल। नहीं, अंदर तो पिज्जा ही डालूंगी, दरारें चाहे पूरी आ जाए। त्वक पारुष्य एक। दूसरा, अम्ल शीत प्रार्थना। पता ही है तुम्हें, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक। ऑनलाइन वालों को पता है कि नहीं ये बात?
ऑनलाइन वालों ये बात पता है कि नहीं? अम्ल शीत प्रार्थना रक्तक्षय में, मैंने कहा था महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और है, डेटा है इसके। और अम्ल शीत प्रार्थनाएं भी सबसे ज्यादा कौन करती है? महिलाएं, स्त्री। क्यों? अरे बता दो, नहीं तो मुझे मुंह गंदा होगा मेरा। मतलब मैं बदनाम हूं ना इस चीज के लिए। क्या अम्ल शीत प्रार्थना? क्या ये मेरे से भूलवा के रहेगी? ये सर लिख रही है, वो नहीं लिख रही जिसका नाम लिखना है। यस, पानी पूरी। अब मैं पीछे तो बोल ही सकता हूं यार। तो हिंदुस्तान का 80 से 85% पानी पतासा महिलाओं द्वारा खाया जाता है ना? और उसके अंदर भैया थोड़ा और तेज, भैया आज इमली वाली चटनी नहीं मिलाई क्या इसे? भैया बर्फ तो डाल दिया करो। 10 रुपए के लिए मैं इस दुनिया का, आपको पता है मैं सबसे ज्यादा सहनशील व्यक्ति किसको मानता हूं? पानीपुरी वाले। 10 रुपए के लिए वो आदमी पहले तो ये सुनता है ठीक है मजा नहीं आया, थोड़ा और तेज कर दिया, भैया इमली कम डाली है, दूसरा, तीसरा, भैया बर्फ नहीं डालते आप। वो 10 रुपए में क्या करे? तुम्हें चांद ला के दे दे उस कटोरी में। भाई उससे ज्यादा किसी में पेशेंस है? अपने जैसा होना कि देवी जी 10 ये आपके, 10 मेरी तरफ से रखो, और बर्फ भी ले जाना, इमली भी ले जाना, और पानी पता से भी मेरे यहां से ले जाओ पैकेट, पर आज के बाद कभी मत। लेकिन उसे पता है कि मेरे कस्टमर तो यही है, तो वो झेलता है। वो अम्ल शीत प्रार्थना। अगले का शिरा शेथिली, इस पर बाद में बात करेंगे, समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट देखो मास्टय। मास्टय का बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। आजकल ट्रेंड में है कि लड़के बॉडी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें भी शॉर्टकट अपनाते हैं। तो वो क्या करते हैं? इंजेक्शन लगवाते हैं। किसके? स्टेरॉइड्स के। स्टेरॉइड जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन मसल्स ग्रोथ को बढ़ाता है। अब उनमें इंजेक्शन लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, लेकिन उससे इनफर्टिलिटी आती है, क्योंकि पिट्यूटरी के पास मैसेज पहुंचता है कि ब्लड के अंदर थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा लेवल में टेस्टोस्टेरोन, तो ये हो जाती है शट, मतलब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना बंद। अब इस आदमी में जब धीरे धीरे इंजेक्शन वाला टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, उसके साथ में क्या होगा? मसल्स की डिजेनरेशन स्टार्ट होगी। इधर ऊपर वाला तो बंद पड़ा है। तो कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि यार 6 महीने पहले इसने रील डाली थी, उसके अंदर तो ये पूरा यूट्रस जैसा दिख रहा है। आधी बॉडी बिल्डिंग बनने के बाद बॉडी कैसे दिखती है? यूट्रस शेप की। अरे मस्कुलर ऑर्गन है ना, समझो आप बात। यूट्रस शेप भी तो होती है ना? और ये आदमी बन गया बिल्कुल सूखी हुई केरी के छिलके जैसा। कैसे? तो कारण यही है कि जो इसने बाहर से लिया, प्लस साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट खाता है, तो जो भी एक्चुअली वो स्वेलिंग भी लाता है और फ्लूइड रिटेंशन भी करवाता है, और मसल्स की ग्रोथ को जल्दी जल्दी। तो बेसिकली वो हाइब्रिड टाइप की बॉडी होगी, जैसे लोकी को इंजेक्शन दिया और लोकी फूल गई, वैसे इसने। अब लौकी तो फूलने के बाद बिक गई, लोगों ने खा ली, इसको तो रहना है ना यहाँ पे। तो जैसे ही उनका इंजेक्शन का असर खत्म, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होते ही वापस मसल्स को कौन बनाए? उस पिट्यूटरी के एक्टिव होने में, और उस लेवल तक तो बढ़ ही नहीं सकता। नेचुरल जो थ्रेशोल्ड है वहां तक पहुंचने में 1 साल लग जाता है, प्लस उसने सप्लीमेंट खा के और स्थिति कर रखी होती है शरीर की, तो नॉर्मल प्रोसेस बॉडी की जो हो जाती है वो स्लो, इस वजह से छिलका हो जाता है। अब आप इमेजिन करो कि 6 पैक एब और छिलका होने के क्या लक्षण? स्फिग, गंड, ओस्ट, उपस्थ, उरु, वक्ष, कक्षा, पिंडी, उदर, ग्रीवा, यही वो जगह है जो बॉडी बिल्डिंग में दिखाई जाती है। बाइसेप, ट्राइसेप, एब्स, ये तो होते हैं, मतलब जो मांसल स्थान है वो सब सूख के और आम के छिलके जैसे हो गए, शुष्क। नेक्स्ट आगे लिखता है रोक्ष्य तोद गात्राणाम सदनम। टेस्टोस्टेरोन नहीं है, इसलिए ऊर्जा प्रहर्ष कुछ नहीं बचा इसके शरीर में, इसलिए शरीर सदन हो रहा है, मतलब पड़ा रहता है।
आगे लिखा है धमनी शिथिल। अब इन दोनों की बात करते हैं। देखो जरा, सुनो ध्यान से। देख भाई, ये है धमनी और ये है शिरा, ठीक है। शिरा में, धमनी में अपन मान लेते हैं कि ब्लड का प्रेशर कितना है, 120/80 mm/H, इससे पंप हो रहा है। कंपेरेटिवली अगर सोचा जाए तो शिरा में बहुत कम होगा, तो मान लेते हैं 40 से 25 mm/H। और शिरा में जो सर्कुलेशन है वो एक तो अपोजिट ग्रेविटेशन होता है और एक पैसिव होता है। ऊपर तो हार्ट है, तो आर्टरीज में तो पंप हो रहा है। किसी के पांव के अंगूठे के अंदर छोटे छोटे हार्ट थोड़ी लगे हुए जो ब्लड ऊपर भेज रहे हैं कि अंगूठे में हार्ट अटैक आया। कौन से वाले हार्ट में आया? बोले राइट वाला मिनी हार्ट है ना, वो फेल हो। क्यों हो गया? बोले उसका जो सेमी ट्राइकस्पिड है उसमें फेल्योर हो गया। ऐसी बात नहीं सुनी? इसका मतलब ऑटोमेटिकली ब्लड क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। उसका कारण है कि वेन्स के अंदर फ्लोटिंग वाल्व होते हैं, फेदर की तरह जो तैरते रहते, लेकिन तैरते तैरते ऊपर बढ़ाना ये तो चप्पू चलाने जैसा है। और धमनियों के अंदर तो इलेक्ट्रिक बोट है, फर्राटे से दौड़ता है। अब इन दोनों के डिफरेंस को समझो। एक जगह जहां शिरा शिथिल लिखा है वो रक्तक्षय है। चप्पू चला रहे हो और तालाब में पानी कम हो जाए तो नाव की स्पीड और धीरे। मतलब एक तो सिराओं में पहले से ही रक्त की दाब कम है, रक्त, क्योंकि ये एक्टिवली पुश करने वाला है ही नहीं। एक पीछे से सप्लाई कम होगी, वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि ब्लड कम है। आप ध्यान देना कभी भी, ये जो ग्रीन ग्रीन आपकी स्किन के नीचे आपको वेंस दिखती है ना, आर्टरी के कंपेयर में वेंस बहुत सॉफ्ट होती है। कोई दुबला पतला पकड़ के लाना, उसकी वेन दबाना, ऐसा लगे रुई जैसी एकदम, बिल्कुल है ना, सॉफ्ट। इसके कंपेयर में आर्टरी देखना आप, हार्ड होती है। समझ रहे हो? अब पहले से पिचकी हुई है, शिथिल है, प्रेशर और कम हो गया क्योंकि सप्लाई कम हो गई, तो और ज्यादा पिचक जाएगी। इसलिए रक्तक्षय से क्या होता है, अब जब नॉर्मल था तब इस वाल पे 40/25 इस प्रेशर से प्रेशर था, तो ये तो बहुत कम प्रेशर है। इसलिए नेचुरली सिराएं जो होती है वो पिचकी हुई सी ही रहती। लेकिन मान लो रक्तक्षय की वजह से ये 20/10 रह गया, तब तो वाल पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, बहुत कम हो जाएगा, तो और पिचक जाएगा। तो रक्तक्षय इक्वल टू सिरा शिथिल्य। क्लियर है? बात समझ में आती? नव धमनी शिथिल्य। देखो ध्यान से, ये धमनी है 120/80 mm/H से मान लो इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब इसकी पिक्चर को जूम कर, जूम करने पर अपने को किसी वेसल्स को देखने पे ऐसा लग रहा है। और क्या सुंदर बन गया, इधर भी कट गया। अब देखो इसकी ल्यूमेन को ध्यान से देखो, इसकी जो ल्यूमेन है वो कितनी है। ये जो है ना, ये तो इसकी वाल है, किसकी, आर्टरी की। जूम कर दिया ना, तो इसकी सर्कुलेटरी ल्यूमेन कितनी सी बची, ये बीच में। इसके अंदर 120/80 से दौड़ रहा है दिन रात, तो इसकी वाल पे प्रेशर 120/80 रह सकता है। ये जो इसकी वाल बनी हुई है ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, मतलब मासल जो द्रव्य है उनसे। शरीर में मास बढ़ेगा तो सामान्य का सिद्धांत है कि चाहे बहुत थोड़े अंश में फर्क आए पर इससे फर्क पड़ेगा। और मास इस लेवल पे घट गया कि वो केरी का छिलका बन गया, तो
असर इस पर भी आएगा। अब क्या होगा, इसकी जो वाल है वो हो गई पतली, तो इसकी ल्यूमेन की साइज बढ़ गई। ल्यूमेन की साइज बढ़ते ही अब प्रेशर हो गया 70/50। अब फिजिक्स थोड़ी पढ़ाऊंगा, इतना तो आना चाहिए ना कि कोई भी एरिया बड़ा होता है सप्लाई फिक्स रहती है, तो जो प्रेशर होता है उसमें क्या वेरिएशन आता है, नेगेटिव। तो 120/80 से कितना हो गया, 70/50। अब ये इतनी ज्यादा सख्त नहीं है। यहां क्या हुआ था, मास शेयर। 70/50 का मतलब धमनी पिचकी कि नहीं पिचकी, पिचक गई, तो इसको बोलेंगे धमनी शिथिल। अतः ये तय होता है RHS = LHS फॉर धमनी शिथिल्य एंड शिरा शिथिल। ये अभी तक जो बात करी वो सारी समझदार लोगों के लिए थी, और समझदार लोगों मतलब एक बार समझ ली, अब याद क्या रखना इस, ठीक। अब आते हैं होनहारों, एक है मांसक्षय, एक है रक्तक्षय। रक्तक्षय में होता है शिरा शिथिल्य, और मांसक्षय में होता है धमनी शिथिल्य। बाबू पहला अक्षर ढूंढ लेना तुम, अगर तुम्हें इन रक्तक्षय आंसर करना हो, इन दोनों में किस में रह है, इसमें। तुम्हें मांसक्षय करना हो, ढूंढ लेना दोनों में कहां पड़ा है, धमनी शिथिल। आगे बात, ये किसके लिए है, जिनका IQ आइंस्टीन इंटू 25। समझ गए, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा, आइंस्टीन इंटू 25 यही है। ये था धमनी शिथिल्य और शिरा शिथिल्य कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज मेदक्षय। मेदक्षय प्लीय अभिवृद्धि, संधि शून्यता, रोगक्षम, मेदुर्मास प्राप्त। ध्यान से सुनिएगा, आपकी शरीर में एक विशेष कोशिका होती है जिसको बोलते हैं RBC, और इसके अंदर केंद्रक नहीं होता। क्लियर है, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। क्लियर, तो 120 डेज के बाद में ये कहीं तो जाती होगी, 120 डेज के बाद में ये जाती स्प्लीन में, ठीक। स्प्लीन इसको पीस देता है। स्प्लीन RBC की चक्की है, कबाड़ की चक्की होती है ना, कि कबाड़ की चक्की क्या होती है, जैसे अपन आटा पिसवाते हैं तो उसमें अनाज डालते हैं, कबाड़ में क्या होता है, लोहा। तो लोहे की जितने भी छोटी मोटी चीजें होती है उस पल्वेनाइजर के अंदर डालते हैं और वो चूरा निकाल देता है। वैसे ही इसके अंदर विकृत RBC हो, खराब RBC हो, मतलब जो काम में नहीं आ रही, सर्कुलेशन में मर गई हो या मरने वाली हो, या जो अपनी एफिकेसी से काम नहीं कर रही, मतलब RBC अगर RBC का काम नहीं कर रही है और उसकी शेप और साइज वैसी नहीं है, तो उसको किधर आना है, स्प्लीन की। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं, या आयुर्वेद में प्लीहा। अब RBC जो है ये बनती कैसे है, ये बनती है बोन मेरो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इस इरिथ्रोपोइसिस के अंदर एक एंजाइम काम आता है, उसका नाम है रेनिन। सिक्रेशन जो रेनिन का है वो किडनीज करती है। अब सेंटर पॉइंट जो है वो है बोन मैरो। बोन मैरो के पास में रेनिन आके बोलेगा कि RBC बना, किडनी रेनिन को रिलीज करेगी, बोन मैरो RBC बनाएगी, और जितनी RBC बनेगी उसमें सही सही को तो स्प्लीन छोड़ देगा, ओके ओके का टैग लगा के, जो गड़बड़ है उन सबको चक्के में डाल देगा वापस। इस
बोन मैरो का संबंध मेद से, क्योंकि मेद व्हाइट बोन मैरो है और मज्जा रेड बोन मैरो है, ये अपन को रिलेशन मानते हैं। लेकिन रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो आपस में कन्वर्ट होती है, इससे ये बनती है, इससे ये बन सकती है। मेद को अपन बेसिकली बोन मैरो मान लेते हैं। अब मेद का क्या हो गया, है तो बोन मैरो पड़ गई कम। अब बॉडी को नीड है कि पर सेकंड 50 करोड़ आरबीसी बननी चाहिए, तो रेनिन उसी स्पीड से रिलीज होगा कि 50 करोड़ आरबीसी बना सके, क्योंकि उधर 50 करोड़ नष्ट हो रही। लेकिन बोन मैरो तो कम हो गई। अब अगर 50 जनों का काम 5 आदमी करेंगे तो प्रॉपर हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट पर जहां 50 ग्राम बोन मैरो पर सेकंड 5 करोड़ आरबीसी बनाती थी, अब 6 हो गया, तो अब वहां 50 ग्राम की जगह 25 ग्राम ही है। लेकिन रेनिन का सीक्रेशन तो इतना है कि 5 करोड़ बननी चाहिए, तो ये 25 ग्राम 5 करोड़ प्रॉपर बना ही नहीं सकती, ये तो 2.5 करोड़ बना सकती है। इसका मतलब पर सेकंड 2.5 करोड़ आरबीसी क्या बन रही है, विकृत बन रही है। जितनी विकृत आरबीसी ज्यादा, उतना ही चक्की का काम ज्यादा, उतना ही ज्यादा पीसना पड़ेगा उसके। और ह्यूमन बॉडी की एक मैकेनिज्म है कि किसी भी ऑर्गन पर जरूरत से ज्यादा वर्कलोड आता है तो वो अपनी साइज बढ़ाता है। 2 किडनी है, एक निकालो दूसरी किडनी बड़ी हो जाएगी। नॉनवेज ज्यादा खाओ, दही ज्यादा खाओ, दारू ज्यादा पियो, लीवर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन तीनों की मेटाबॉलिज्म का संबंध किससे, लीवर से। स्प्लीन की भी साइज बढ़ जाएगी जब इतना डबल काम करना चालू कर देगा। अतः यह तय होता है कि बोन मैरो मतलब मेदशय से स्प्लीनोमेगेली होना एक सामान्य इटियोपैथोजेनेसिस है, जो आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों के सिद्धांतों के अनुरूप। इसलिए मेदशय का लक्षण है प्लीहा। दूसरा, संधि शून्यता। ध्यान लगाओ, अभी मेद के बारे में एक शब्द पढ़ा था, स्नेहन। तो स्नेहन संधियों में श्लेषक कफ। अब श्लेषक कफ के सिंथेसिस में कहीं ना कहीं मेद का रोल है, क्योंकि दोनों मूल रूप से स्नेह ही तो है। अरे सामान्य का सिद्धांत तो है उन दोनों में, स्नेहन कॉमन है दोनों में। तो जब मेदशय होगा तो संधियों में शून्यता मतलब खालीपन आएगा कि नहीं आएगा। आगे देखो, जो स्नेह करेगा वो जाएगा तो रुक्षता आएगी आएगी। ये कफ क्षय में भी हो रहा था। रोक्ष्यम अंतर्दाहो आमाशय त्रिश्लेषमित स्थाना नाम शून्यता तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम। आगे देखो, मेदुर्मास प्रार्थना। शरीर है, बुखार आता है, आमज व्याधि आम बन गया, तो उस टाइम इच्छा होती है कि नमकीन खाएं, और मीठे से मुंह आ जाता है क्योंकि मीठे से आम बढ़ता है, और कटु तिक्त ये लंघन दीपन पाचन करते हैं। तो मेद की कमी होने पर किसकी डिमांड कर रहा है शरीर, मेद और मांस। मांस की इसलिए कर रहा है क्योंकि मांस का स्नेह वसा है, और मेद और वसा में सिमिलरिटी है स्नेह की। तो कफ अलग चीज है, मेद अलग चीज, वसा अलग चीज है थ्योरेटिकली, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो तीनों ही शरीर के स्नेह। इसलिए मेदुर्मास प्रार्थना। अब ये याद कैसे रहेगा, जिसकी पहले प्रार्थना हो रही है उसी का क्षय। मेद और मास में से मास क्षय भी तो कर सकते हो आंसर है। मेद पहले है इसलिए मेद क्षय। नेक्स्ट, अस्थि क्षय। देखो क्या लिखता है, अस्थि क्षय अस्थि शूलम। ये तो कॉमन सेंस है, अस्थि क्षय होगा तो अस्थि में शूल होगा, ऐसे थोड़ी होगा अस्थि क्षय बाल शूल, ऐसा तो नहीं होगा ना। अस्थि क्षय में आगे टूटेंगे क्या, दांत नाखून, क्योंकि अस्थि वाले भाव है।
रोक्षम च। ये आपको दो दुष्य का आश्रय आश्रय संबंध होता है, एक वाग्भटम समझाऊंगा। अस्तिशय हो रहा है, इसका मतलब वात बढ़ रही है, इसलिए रुकता। नेक्स्ट मेज, वो मज्जाशय। मज्जाशय में पहला ही लिखता है अल्प शुक्रत, क्योंकि इसके जस्ट आगे शुक्र, जस्ट आगे शुक्र। पर्व भेदो अस्थि निस्तोदो, ध्यान देना, अस्थि शून्यता, इन तीन शब्दों पर बहुत ध्यान देना। खाली अस्थियों को भरती है मज्जा, और मज्जा नहीं भरे तो वायु भर देती, और वायु भर दे अस्थिवात कह दो, संधिवात कह दो, ये व्याधि होगी, अस्थिगत कुपितवात। तो पर्व भेद मतलब जॉइंट में दर्द, अस्थि निस्तोद मतलब बोन में दर्द, अस्थि शून्यता मतलब अस्थियां खाली हो गई, खोखली हो गई। ये तीनों ही किसके लक्षण है? मज्जाशय। और चौथा है अल्प शुक्र। बात समझ आई? एक बात ध्यान रखिएगा, अस्थि शूल अस्थिशय का लक्षण है, और अस्थि निस्तोद मज्जाशय। नेक्स्ट शुक्रशय। जहां जहां शुक्र होता है वहां शुक्र नहीं होगा तो वहां वेदना होगी। जैसे रस अगर नहीं है तो हृदय में वेदना, वैसे शुक्र नहीं है तो मेड वर्षण में वेदना। अशक्तिर मेथुने, सामान्य बात है। चीराद प्रसेक, मात्रा में कम होने से चीराद प्रसेक होगा, और प्रसेक होने पर भी या तो अल्प मात्रा में या फिर रक्त सहित शुक्र दर्शन। ठीक, नेक्स्ट वही एक आंसर, क्या क्या चिकित्सा? तत्रापि स्वयोनि वर्धन द्रव्य उपयोग प्रतिकार, इनसे या इनके गुणों से या इनकी समयोनि से उत्पन्न द्रव्य इनकी वृद्धि करे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मलों के शय, पुरीश शय, हृदय पाश पीड़ा से शब्दस्य च वायुर ऊर्ध्वगमनम कुक्षो संचरणम च। प्रलॉन्ग फास्टिंग के बाद में जब इंटेस्टाइन के अंदर भोजन और मल अल्प मात्रा में होता है तो गट का जो फ्लोरा है वो तो अपना काम करता रहता है, लेकिन उसको भोजन मिलता ही नहीं, तो वो क्या करेगा? वहां पर गैसेस एब्डोमेन की कंडीशन होती है, उसकी वजह से शरीर मतलब आंतों के अंदर गैस ऊपर नीचे होती रहती है, और गैस की वजह से जो कार्डिक पेन से मिमिक करता हुआ पेन है वो होना स्वाभाविक है। जैसे कभी कभार अपने लगता है यार उद्गार आनी चाहिए, आ नहीं रही, और फिर एकदम से दर्द चालू होने लगता है, इनो पी लो, थोड़ी देर में उद्गार आ जाएगी और रिलीफ मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यहां पर कुछ भारी भारी सा हो रहा है, वो उद्गार है। अगर ये स्पाज्म हो जाए कार्डिक एंड तो भारीपन लगेगा उसका। तो ये गैसेस एब्डोमिनल कंडीशन है, बेसिकली भोजन नहीं करने से मल क्षय होगा, पुरीश क्षय होगा। वात कुपित हुई, गैसेस एब्डोमिनल, लोअर इंटेस्टाइन और वो अपर जीआई दोनों में ही क्या है? शब्द के साथ में वायु ऊर्ध्व और अधो कुक्षी में गमन करती। ध्यान देना, रस क्षय में ओनली हृदय पीड़ा, लेकिन इसमें तो लोअर इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है, इसलिए पार्श्व पीड़ा। तो ऊपर वाली जीआई हृदय से डिनोट हुई, लोअर वाली पार्श्व से हुई, ऊपर और नीचे दोनों जगह पीड़ा है, तो ये मल पुरीश ही है, और ओनली हृदय पीड़ा है तो रस क्षय। नेक्स्ट मूत्र क्षय। अब जो जहां पर होना चाहिए वो वहां नहीं है तो उस जगह पे दर्द होगा, बस्ती तोदो या फिर अल्प। क्लियर है? चिकित्सा क्या लिखा? अत्रापि स्वयोनि वर्धन द्रव्याणि, इसमें भी वही कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो स्वेद से, स्वेद से में लिखता है स्तब्ध रोम कूपता त्वक शोषम स्पर्श वेगुण्य स्वेद नाश। ध्यान देना मेरी बात, एक ऐड आता है बोरोलिन का, बोरोप्लस का, अमिताभ बच्चन आता है बोरोप्लस के ऐड कि सर्दियां आने वाली है ना, बोरोलिन का टीका लगाई, और फिर उसने देखा था क्या है कि ड्राई स्किन है, और ये जो भी शिशिर ऋतु की स्टार्टिंग जो होती, शिशिर का मतलब ही है कि स्वेद क्षय हो गया, एक्सट्रीम ठंड, बारिश, और स्वेटिंग हो ही नहीं रही,
तो सबसे पहले क्या होगा, बालों में ड्राइनेस, स्तब्ध रोम, मतलब जिसको आप कहते हो डेंड्रफ, इस टाइम पे डेंड्रफ सबसे ज्यादा होगा। फिर त्वक शोष, रूखी सूखी चमड़ी, ये भी इसी टाइम पे होता है। स्पर्श वेगुण्य, ध्यान दीजिएगा अगर आपने कभी दिया हो तो, जैसे आपकी स्किन बहुत ड्राई है किसी जगह से, तो जहां मॉइस्चर है एक तो वहां पर टच कीजिए, एक जहां बिल्कुल ड्राई है वहां टच कीजिए। जहां बिल्कुल ड्राई है वहां पर उतना प्रॉपर सेंसेशन टच का नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्पर्श वेगुण्य। और क्या होगा, स्वेदना। चिकित्सा क्या करें, अभ्यंग करवा दो, स्वेदन करवा दो, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, विमर्श, वाग्भट अंकल कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। मूत्रशय के लक्षण है, पिपासा बाधते चेयस्य मुखश्च परिशुष्यति। डिहाइड्रेशन होगा तो ऐसा ही तो होगा। अरे चरक की तो लाइनें गधों कीन सृष्य की, बाधिर्य हो जाता है, पिपासा उत्पन्न हो जाती है, भूल गए साले। मल शय, एक लाइन लिख दो, मलों के, वाग्भट के अनुसार मलों के क्या लिखोगे, वृद्धि और क्षय में से लिख। वाग्भट के अनुसार मलों के क्षय व वृद्धि में, मलों के क्षय व वृद्धि में, मलों के क्षय व वृद्धि में क्षय अधिक कष्टकारी होता है, क्षय अधिक कष्टकारी होता है। क्या कह रहा है, पढ़ ले नहीं तो बनेगा मजदूर, ऐसे तो कह रहा है। वाग्भट ने कुछ अलग लिखा क्या, देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम लिख दी, सर्दियों में जो बाल टूटना, झाड़ू जैसे रूखे सूखे बाल होना, स्किन फटना, ये सब स्वेद से के लक्षण। स्वेद से की चिकित्सा वाग्भट ने थोड़ी सी अलग बताई, अभ्यंग ठीक लिखा है, व्यायाम, मध्य, स्वप्न, निवात इत्यादि। आर्तवशय, अब जैसे वहां अपने पढ़ा था ना भाई प्रॉपर उपधातुओं का वर्णन तो नहीं किया, लेकिन आर्तव का किया, स्तन्य का किया, गर्भ का किया, वैसे यहाँ पर आर्तवशय के लक्षण देखो। यथोचित काल अदर्शनम अल्पताम व योनि वेदना, ध्यान दीजिएगा, आर्तवशय कई बीमारियों में होता है, जैसे पीसीओडी, जैसे डिस्मेनोरिया, इन दोनों की कंडीशन। तो अल्प आर्तव दर्शन ओके है, योनि वेदना ओके, क्यों बता रहा हूं, वो बोलेगा सुश्रुत अनुसार आर्तवशय के लक्षणों में सम्मिलित है केवल एक, 1+2, 1+2 3, तीनों ऐसे, मतलब मेंस्ट्रुअल जो है उसके कंप्लीट होने पर अदर्शनम, क्या समझे कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मतलब साइकिल पूरा होने के बाद में। दूसरा, अल्पता, हो रही है तो कम हो रही है। तीसरा, या फिर पेनफुल हो रही है। ठीक, चिकित्सा क्या करोगे, संशोधनम आग्नेयानाम च द्रव्याणाम विधिवत उपयोग, इंपॉर्टेंट है आर्तवशय का, नशय की चिकित्सा। नेक्स्ट, स्तन्यशय। अब आप लोगों ने सुना होगा, ये आज के लिए कॉमन प्रॉब्लम है कि फीडिंग मदर्स में फीडिंग के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए दूध है ही नहीं। तो आजकल जितनी भी डिलीवरी हॉस्पिटल होती है वो तो पहले ही पाउडर दे देते हैं डिब्बा, कि अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं। अब तुम लोगों को पता हो तो लैक्टेशन जो है वो ऑक्सीटोसिन बेस्ड, और ऑक्सीटोसिन बनता है बच्चे के लिए माता के प्रेम से।
बच्चे के लिए माता के मन में प्रेम तब उत्पन्न होगा जब बच्चा भूखा होगा। बच्चा भूखा हो ही नहीं रहा क्योंकि पापा पाउडर का डिब्बा ले आए, तो माता के दिमाग में आता ही नहीं बच्चा भूखा है। माता दिमाग में ये नहीं आता तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो ही नहीं रहा, दूध बन ही नहीं रहा। इसलिए अब कॉमन हो गया, किसी रिश्तेदार के वहां भी जाओ कि फीडिंग करवा रहे हो, हाँ थोड़ा बहुत करवा दे, बाकी डिब्बा है। तो डिब्बा पिलाओगे तो डिब्बा ही बनेगा वो। मतलब मां के दूध के सामने आप सिंथेटिक पाउडर से बना हुआ दूध बच्चे को पिला रहे हो, और मम्मी भी फ्री, नहीं तो इसको यहां पकड़ के बिठाना पड़े, नहीं तो पापा का ही काम हो गया, अब तो वो भी पिलाओ। वो रेस्ट कर रही है क्योंकि अभी भी डिलीवरी हुई, मतलब वो एक टाइम में एक ही जिम्मेदारी निभा सकती है कि मैंने बच्चा पैदा किया है, अब आप दूध पिलाने का काम आप करो। तो ये सिविलाइजेशन का एक और अपग्रेडेशन कि पिताजी फीडिंग करा रहे, माता जी के मन में बच्चे के लिए प्रेम है ही नहीं, कहां है? और कंपनी बना रही है दूध के लिए पाउडर, और आप रेट देखना उनकी जो डिब्बे आते हैं उनकी 1000 2200, और इतने हराम खोर होते हैं ये दुकान वाले कि जैसे तुम जब किसी के बच्चा हुआ वो दुकान में जाके कि ये लिख के दिया, वो ले जाके आपको देगा 3200 रुपए, आपको 3200 नहीं सर 600 वाला भी पड़ा है। आप कौन अपने बच्चे के लिए 600 रुपए का डिब्बा लेके जाएगा? मन में दिया तो 5000 का तो वो भी दे दे, लेकिन जो अमूल्य है वो ऊपर वार्ड में है, समझ पा रहे हो? लेकिन माता जी ने तो ये कह के, माता जी का काम हो गया ना कि क्या फीडिंग कैसे कर, बच्चा भूख मर रहा था, बच्चे को भूखा ही नहीं होने दिया जा रहा। और आप देखना कभी आजकल आप ड्यूटी करोगे, आप अपने ड्यूटी तो क्या ही करोगे, तुम किसी रिलेटिव कोई बच्चा हो तो जाना है ना तो वहां देखना कि डॉक्टर है ना, बच्चा पैदा हुआ और ये बिना पूछे डिब्बा लिख देता है कि इसकी मदर के फीडिंग के लिए दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सोचता ही नहीं, आ रहा है तो भी पाउडर पिलाओ, वो तो ये चाह रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए अब स्तन्य शय में क्या लक्षण होंगे? स्तन्योर म्लांत। अब पीनत्व का उल्टा है म्लांत, मतलब अगर बच्चा फीडिंग करता तो प्रॉपर ग्रोथ होती और जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो खुलती। अब ये वही कंडीशन है कि आप ज्यादा देर भूखे रहोगे तो फिर भूख मर जाएगी। ठीक वैसे ही जब फीडिंग नहीं कर रहा बच्चा तो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उनके अंदर का मिल्क सूख जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा। स्तन्य असंभवो अल्पता, अल्प प्रेजेंट टाइम की मेजर प्रॉब्लम में से एक है, जबकि पहले रेयर हुआ करती थी। आगे देखो क्या लिखता है। अरे आप साइंस के हिसाब से सोचो, थोड़ा सा गांव के लोग हैं अपन सारे, अपन को गाय का दूध निकालना होता है, पहले बछड़े को छोड़ते हैं। गाय अपने लिए दूध नहीं देती है, वो अपने बछड़े के लिए देती है, लेकिन अपन आरामखोरी करते हैं, उसको हटा देते हैं और फिर दूध निकाल लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? ऑक्सीटोसिन, प्रेम, वात्सल्य। माता ये सोचती है कि मैं इतना दूध पैदा करूं कि मेरा बच्चा थोड़े दिन में ऐसा हो जाए। अब अगर गौशाला वाले रोज सुबह पाउडर वाला दूध देना चालू कर दे अपने को फ्री में, तो क्यों गाय रखे, क्यों बछड़ा? टाटा। बात समझ पा रहे हो? तो ऑक्सीटोसिन का रोल आपको पता होना चाहिए कि कितनी अहम चीज। आप पीडिया में अगर पीजी करोगे या गायनिक में करोगे तो आप चीज पढ़ोगे, कंगारू केयर बोलते हैं, जो हाइपोथर्मिया से बचाती बच्चे। जैसे कंगारू अपने बच्चों को चिपका के रखता है, वैसे ही पैदा होते बच्चे को चिपकाना होता है, तो उससे भी ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। बच्चे की जो हीट होती है, जो माता की हीट होती है, वो एक्सचेंज होती है। फीमेल की पूरी बॉडी हॉर्मोन्स चलती है, समझ पा रहे हैं? मेल बॉडी इतनी डिपेंडेंट नहीं है हॉर्मोन्स, इसीलिए उसकी हर गलती माफ। और इसीलिए स्त्री कभी भी तार्किक नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है? मृदु, सुकुमार, प्रेम, गुस्सा, उसके जीवन में यही होता है। आदमी हिसाब लगाता है,
कि यार इसकी ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, या फिर सोचता है रोज इसके पास ये की क्या बात है। अब उसके दिमाग के अंदर केमिकल लोचा है, तो उस बात को वो हर रोज कहेगी। तुम्हारे लोचा नहीं है, तुम नर्वस सिस्टम ड्राइवन हो, तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन कहते हैं ऐसा होता है ऐसा होता है इसलिए ऐसा है। उसके ऐसा नहीं होता बाबू, उसको वहां तक तो पहुंचती नहीं है, उसकी सारी लड़ाई तो रास्ते की है, वो कंक्लूजन तक कभी नहीं पहुंच सकती और पहुंचना भी नहीं चाहिए। कंक्लूजन तक आदमी पहुंचा, मतलब पुरुष पहुंचा, इसलिए पुरुष जो है वो मृदुता सुकुमारता प्रेम के मामले में पीछे है स्त्री से। स्त्री का आगे होने का कारण यही है कि उससे रास्ते के हर चीज से लेना देना है। वो यहां से दुकान तक जाएगी ना दूध लेने, तो वो इतना नोटिस करके आई किसकी बहू बाहर खड़ी थी, किसके बच्चे ने कपड़े नहीं पहन रखे थे नंगा घूम रहा था, किसके बच्चे ने एक चप्पल ऐसी एक ऐसी पहन रखी थी, किस औरत ने कॉलोनी में नया सूट पहना है आज, और वो सूट उसने अगर देख रखा है तो मन में सोचेगी इतने रुपए का पहनना है। मैं गारंटी दे रहा हूं पिछले 5 क्लास में मैं क्या पहन गया मुझे कसम से नहीं याद खुद का, लेकिन इतना ध्यान रखती है। और त्राहिमाम हो जाए अगर सेम कॉलोनी की 2 महिलाएं एक ही शादी में सेम कपड़े पहन के, वो वापिस आ जाएगी गेट से उसको देख के कि मुझे एक बार घर जाना। समझ रहे हो कारण क्या है? कारण ये है पुरुष तार्किक है, स्त्री तार्किक नहीं। लेकिन स्त्री गलती क्या है पता है? स्त्री को प्रॉब्लम है गलती तो क्या कि तार्किक क्यों है, पुरुष को प्रॉब्लम है कि तार्किक क्यों नहीं है। जैसे उसने कहा कि अब तक कहां थे, तुमने कहा कि रास्ते में लेट हो गया, अभी बात खत्म हो जानी चाहिए पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कह रही रोज तो नहीं होते। आज ऐसा क्या हुआ कि तुम आज 1 घंटा लेट हो गए, तुम उसको समझा रहे हो कि बस नहीं आई लेट हो गई, यहां भी नहीं रुकेगी। आज बस लेट कैसे हुई? तुम कहोगे बस वालों की हड़ताल थी, प्राइवेट वाली बसें बंद थी, गवर्नमेंट की आ रही। अच्छा क्यों हड़ताल करी उन्होंने? तुम कहोगे किराए को लेके करिए ऐसे। तो गवर्नमेंट बस तो आती है ना थोड़े थोड़े देर से, तुम पहले वाली में क्यों नहीं आए? तुम कहोगे पहले वाली में भीड़ थी। तुम्हारा रोज का यही खत्म खत्म। उसके प्रश्नों के उत्तर दिए तुमने, आखिर में क्या मिला? तुम हो ही ऐसे, तुमसे बहस करना बेकार, तुम्हारा मुझे समझ ही नहीं आता। समझ रहे हो पॉइंट क्या है? उसको रिजल्ट तक कभी भी नहीं पहुंचना, क्योंकि रिजल्ट तक पहुंचने लिए तर्क चाहिए, तर्क से तुमने जवाब दे दिए। अब उसकी वो बातें पुरुष को कुतर्क लगती है, ये क्या बकवास हो रही है, इतना किस मर जाऊं क्या करूं, मन में ये सोचता है, बोलता बहुत प्यार से आज आज प्राइवेट वालों की हड़ताल थी, तो बोलती क्यों? मन में आ रहा मुझे क्या पता क्यों। ठीक है, फिर बोला पता नहीं, सुबह कुछ पढ़ा तो था कि कोई इनके पेट्रोल डीजल की रेट को लेके कुछ हो रहा था ऐसे। मतलब अगर उसके जो यहां है वो यहां आ जाए तो भूखा सोएगा, समझ रहे हो, या सिर फुड़वा के सोएगा। इसलिए आप इस बात को समझो। और जो भी लड़कियां वो उनको मैं कहूंगा कि आप अगर ये सोचो ना कि आप जैसा सोचते हैं उस वे में आपको पिता भाई पति या दोस्त के रूप में कोई पुरुष जो है जवाब दे रहा है या समझा पा रहा है, वो संभव नहीं। अपन इस बात को अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रकृति ने दोनों को ही यूनिक बनाया, समझ पा रहे? और इस यूनिकनेस की ब्यूटी ये है कि इस माता फोड़ी में कब उम्र निकल जाती पता ही नहीं चलता, हर किसी की ऐसी निकली, ठीक। लेकिन अगर आदमी सोचे कि यार ये क्या बेतुकी बात कर रही है तो कलेश है, मतलब ट्यूनिंग नहीं बैठी। और औरत ये सोचे कि मुझे तो हर बात ही पता होनी चाहिए, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि इसको खुद से पता क्यों नहीं चलता कि ये चीज ऐसे से करनी चाहिए। मतलब आप देखना, आप आदमी को कहोगे तू कुएं में कूद जा, मेरे को कूद जाएगा, लेकिन तुम खड़े हो किनारे पे,
वो भी खड़ा है। जब तक औरत नहीं कहेगी, चाहे वो उसका बेटा हो, पति हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, मतलब जिससे उसका एक्सट्रीम अफेक्शन है, आदमी को खुद से हार्मोनल चीजें पता नहीं चलती। वो तार्किक सोचता है कि कुएं में क्यों कूदना, और वो कूदेगा भी किस बात की, वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं चाहती हूं कि तू कूद। अब तुम इस बात पे भी लड़ो कि तेरे को तो कुएं में कूदने का भी कहना पड़ रहा है, तो ये तो यार उसकी गलती नहीं। तो आप अगर दोनों तरह सोचो ना, जो वैमनस्य है, जो गैप है, उसका कारण ये है कि स्त्री का शरीर ज्यादातर किस पे बेस्ड है, उसका मूड किस पे बेस्ड है, हॉर्मोन्स पे। और पुरुष जो है उसके शरीर में हॉर्मोन्स का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा। ठीक, इसलिए यहां पर लिखा है स्तन्य असंभवता। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करोगे, कफ से उत्पन्न होता है रस, रस से स्तन्य आर्त दोनों, तो कफ वर्धक उपाय। नेक्स्ट, गर्भाशय। गर्भ अस्पंदनम अन्न उन्नत कुक्षिताम च। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मृत गर्भ नहीं है। ग्रोथ रिटार्डेशन या अंडरवेट फीटस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब फीटस गर्भ में है, अभी मर गया जिंदा इसकी कुछ पता नहीं, मर जाता तो मृत गर्भ होता। हाँ, गर्भाशय के बाद में गर्भ की मृत्यु हो सकती है, ये समझ में आता, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट चीजें। इसको डायरी में लिखना है, और शारीरिक स्थान में आएगा मृत गर्भ के लक्षण, तो दोनों को लिखना, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन में ऐसे ही लगेगा गर्भाशय, शय मतलब नहीं, शय मतलब ग्रोथ नहीं है, वेट कम है। तो गर्भाशय का मतलब है कि 8th मंथ की प्रेगनेंसी है, और उदर उत्सेद और बच्चे की साइज 4-5 महीने जैसी, तो कुक्षी उतनी उन्नत नहीं होगी, वो लात नहीं मारेगा 8वें महीने में भी। ठीक, गर्भ अस्पंदनम अनुन्नत कुक्षी। ठीक, चिकित्सा क्या करें, बहुत ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट भी करना। लिखा है शीर बस्ती और मेद्य अन्न का प्रयोग, इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय की चिकित्सा शीर बस्ती प्लस मेद्य अन्न। ये मेद्य अन्न कहीं चरक में पड़ा, इसमें अतत्वविधि इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, यहां से अपन कल पढ़ेंगे क्या, दोष धातु और बलों की वृद्धि। तो आज अपन ने सामान्य कार्य पढ़े, 6 पढ़ा, और इसके साथ में वो केन सीरीज से पढ़ लेना, और एक वो 18/6 वाली जो मैंने पीडीएफ डाली वो देख लेना। अब तो बिल्कुल चुटकी पे हो जाए, ठीक है, वो कल जरूर से याद करके आना। इसके आगे का कल पढ़ेंगे। अब निकालो वो रसशास्त्र। ये कौन लिख रहा है कि विनोद लिख रहा है, मैंने पढ़े नहीं आज इनके। विनोद लिख रहा है, बॉस ये आज ऐसी बातें करके टेंशन दे रहे हो, वाइफ डेली थोड़ी मारती है। फिर उसके बाद में हिमांशु लिख रहा है कि रियलिटी चेक दे रहे हैं आप, वो भी फरवरी के महीने में, क्या फर्क पड़ता है ना। लगता है आने वाला वीक खराब होने वाला, इसकी शादी है ना, इसलिए कह रहा है ये।